हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा आज हम 10th क्लास की वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बच्चे हमने देखा था कि दर्पण क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। आज हम दर्पण के प्रकार देखने वाले हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम। तो हेडिंग फटाफट आप लोग लगा लो, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। देखो बेटा, दर्पण जो है बेटा वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है हमारा गोली दर्पण, ठीक है। तो बात आती है समतल दर्पण क्या होता है। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले ये जानेंगे समतल दर्पण किसे कहा जाता है। समतल दर्पण, प्लेन मिरर किसे कहते हैं। परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल होता है, क्या कहलाता है बच्चा, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई बेटा समतल दर्पण की परिभाषा। और समतल दर्पण से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे, तो हम स्टार बना के वो पॉइंट आपको लिखना स्टार्ट करते हैं और बताते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बेटा कि जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कितनी होती है। तो आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो होती कितनी होती है बेटा, अनंत होती है। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या कि समतल दर्पण की फोकस दूरी, क्या बेटा, फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होता है, अनंत। ये किसका सिंबल है बेटा, अनंत का, ठीक है ना। कितनी होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी, अनंत होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है, ठीक है। ये दूसरी पॉइंट हो गई बेटा। तीसरा पॉइंट क्या होता है वो हम लिखते हैं पहले। समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होता है बेटा, उसका प्रतिबिंब, उसका मतलब किसका, वस्तु का, उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर क्या होता है बेटा, बनता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद करने लायक है बेटा, आप याद भी कर लेना। और अगला जो पॉइंट होता है वो ये चीज़ याद रखना है कि समतल दर्पण में देखेंगे, समतल दर्पण में वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है। दर्पण पर क्या होती है बेटा, लंब होती है। मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री लंब होती है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट हो गया दर्पण, समतल दर्पण से संबंधित कुछ बातें। अगला पॉइंट क्या होगा समतल दर्पण से, ठीक है बेटा, वो लिखते हैं हम यहाँ पे, इसको रब करते हैं बेटा, फिर लिखते हैं। पहले हाँ देख लो, फिर से एक बार देख लो हमने क्या क्या बताया आपको कि बेटा आपसे पूछा जाए समतल दर्पण क्या होता है, तो आप बताओगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल होता है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं।
फिर बेटा समतल दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का ऑप्शनल बन जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो ये याद रहेगा बेटा, तो आप कर ले जाओगे। तो क्या होता है बेटा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। अनंत का मतलब आप जानते हो बेटा कि बहुत बड़ी चीज़, ठीक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, अनंत इसलिए लिखा जाता है, फिक्स नहीं है कितना होता है, इसलिए हमने क्या लिखा है, अनंत लिखा है, ठीक है। दूसरा बेटा, समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है बेटा वो सदैव क्या होता है, आभासी होता है, और जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो ये मैंने लिखा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। नेक्स्ट बेटा, समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होती है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है ना। अभी मैं समझा दूंगा आपको, जैसे सपोज करिए कोई हमारा दर्पण है, अगर मैं इसको दर्पण नाम दूं, अगर मैं कहूँ कि दर्पण से वस्तु है, ठीक है ना, कोई वस्तु है ए बी, वो कितनी दूरी पर स्थित है, मान लेते 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब अब ये इस वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा दर्पण के पीछे, वो कितनी दूरी पर बनेगा बेटा, वो 30 सेंटीमीटर ही दूरी पर बनेगा, ठीक है ना, दर्पण से। तो इसलिए लिखा है समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होती है बेटा उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर क्या होता है, बनता है। फिर अगला, समतल दर्पण में वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पे क्या होती है, लंब होती है। तो देखो ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है ना बेटा वो दर्पण पे क्या होती है, लंब होती है। कितने डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है। अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसमें, तो फटाफट लिखो बेटा अगला पॉइंट। वो पॉइंट क्या कहता है, वो पॉइंट ये कहता है कि समतल दर्पण में किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है ना, तो जब दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है बेटा वो h/2 होनी चाहिए। जैसे सपोज करो मैं समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाह रहा हूँ, तो दर्पण को कितनी दूरी पर रखूँ, कितनी ऊंचाई पे, कितने हाइट पे रखूँ कि हमारा पूरा प्रतिबिंब बेटा मतलब पैर से लेकर पूरा सर तक हमारा पूरा प्रतिबिंब क्या हो बेटा दर्पण में दिखाई दे। तो कितनी ऊंचाई होनी चाहिए बेटा, हमारी जितनी हाइट है तो हमारे अपने आधे हाइट पे क्या करेंगे, अगर दर्पण को रखेंगे, जैसे अगर हम कहें हमारा हाइट 5 फुट है, भाई 5 फुट का आधा कितना होगा, 2.5 फुट। तो अगर हम दर्पण को 2.5 फुट पे रख दे तो हमारा पूरा प्रतिबिंब क्या आ जाएगा बेटा, उस दर्पण में आ जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होती है वो कितनी होती है बेटा, h/2 होनी चाहिए। तो ये लिख लेंगे हम कि बेटा किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण को h/2 ऊंचाई पर रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है बेटा क्या, h/2 ऊंचाई पे हमने क्या करना है, दर्पण को रखना है। तो पूरा प्रतिबिंब क्या होगा बेटा, हमें अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में, ठीक है ना, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दर्पण से संबंधित। कौन से दर्पण से संबंधित बेटा, समतल दर्पण। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं बेटा, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं जानना है, वो इंटर में आपको सारी चीज़ें जानना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम इंटर में देखेंगे। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा आप उतना ही जानो, 5 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इतना आपने याद रख लेना है। अगला हम क्या पढ़ेंगे कि गोली दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट आपने क्या करना है, हेडिंग लगा लेना है कि गोली दर्पण क्या होता है, ठीक है। और दूसरी बात बच्चे, आपको दिख रहा होगा कि राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो राइटिंग को लेकर इशू नहीं करना, ठीक है। वैसे मैं बोल भी रहा हूँ, अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं बेटा, कलम कॉपी ले लो और लिखते जाओ, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था कि सर बोर्ड पे लिखिए, तो लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है जो हम लिख रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं बेटा उसको आप कॉपी करो, ठीक है ना, कलम कॉपी लेके बैठो। तो अगला जो हेडिंग है वो क्या है हमारा, गोली दर्पण, ठीक है। तो हम हेडिंग लगा लेंगे बेटा फटाफट, गोली दर्पण। क्या होगी परिभाषा, पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले के
पृष्ठ का कटा हुआ एक भाग होता है, क्या कहलाता है बेटा? गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि सपोज करो ये कांच का कोई खोखला गोला है, अब इसको दो जगह से कहीं से कट कर दो, चलो यहाँ से मैंने कट कर दिया, तो ये जो एक भाग निकल कर आएगा क्या कहलाएगा बेटा? गोली दर्पण। इसको मैं यहाँ से कट कर दूं तो बेटा ये क्या कहलाएगा? गोली दर्पण। तो मैंने परिभाषा लिखा है कि ऐसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का कटा हुआ एक भाग होता है, क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। अब गोली दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चे? वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला बेटा उत्तल दर्पण और दूसरा बेटा अवतल दर्पण, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर कहते हैं बेटा इंग्लिश में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो परिभाषा इसका लिखेंगे क्या कि ऐसा दर्पण जिसके गोलीखंड पर इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि परावर्तन उसके उभरे हुए तल से हो। कौन से तल से हो बेटा? उभरे हुए तल से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या बताया मैंने कि ऐसा दर्पण जिसके गोलीखंड पर इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि परावर्तन उसके उभरे हुए तल से हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं बच्चा? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसका फिगर कैसे बनाएं? तो देखो फिगर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे इसको रब करते हैं और यहाँ पे मैं ऊपर फिगर छापता हूँ। देखो ध्यान से, देखो ये मान लेते हैं ये कोई गोली दर्पण है, ठीक है ना। इसका नाम दे दिया बेटा M1 और M2। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये इसका उभरा हुआ तल है और ये इसका क्या है? दबा हुआ तल। तो हमें परावर्तन कहाँ कराना है बेटा? उभरे हुए तल से। क्या लिखा है? परावर्तन उसके उभरे हुए तल से हो। तो उभरे हुए तल इसको लिख लेंगे क्या बेटा? ये उभरा हुआ तल है, उभरा हुआ तल। और ये कौन सा तल है बेटा? इधर वाला दबा हुआ तल। तो आपको पता है कि अगर हमें परावर्तन उभरे हुए तल से कराना है कि परावर्तन प्रकाश किरण आए और ऐसे पलट मतलब वापस चली जाए, तो हमें पॉलिश कहाँ करना पड़ेगा? दबे हुए तल में करना पड़ेगा ना, इधर पॉलिश करना पड़ेगा। तो हमने पॉलिश कर दिया। तो जब परावर्तन उभरे हुए तल से हो तो उत्तल दर्पण और दबे हुए तल से हो तो क्या? अवतल दर्पण, ठीक है। तो जैसे सपोज करो प्रकाश किरण ऐसे आई, आने के बाद ऐसे परावर्तित हो गई और ये इसका क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा, अभिलंब। और ये क्या कहलाएगा? हमारा आपतन बिंदु। तो इसको हम नाम देंगे क्या बेटा? जो किरण आती मैंने आपको बता रखा है कौन सा किरण कहलाता है? ये आपतित किरण। और जो परावर्तित हो जाती बेटा उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये हमारा क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारा किसका काम करेगा बेटा? अभिलंब का काम करेगा, ठीक है। और ये एंगल ऑफ आई और ये एंगल ऑफ आर, मतलब आपतन कोण और ये क्या है? परावर्तन कोण, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या होना चाहिए बेटा? पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण आपने याद रखना है कि ऐसा दर्पण जिसके गोलीखंड पर इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि परावर्तन उसके उभरे हुए तल से हो, तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। फिगर कुछ इस तरह से बना लेंगे हम। और अगला क्या होगा बेटा हमारा? अवतल दर्पण। तो देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो चलो अवतल दर्पण की बात करते हैं।
पॉलिश किसका करते हैं, तो आपको पता है कि हम लाल ऑक्साइड का पॉलिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब अगला हेडिंग डालेंगे, कौन सा भैया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, लिखेंगे परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसके गोली खंड पर इस प्रकार पॉलिश किया जाए, इस प्रकार पॉलिश किया जाए कि परावर्तन उसके दबे हुए तल से उभरे, दबे हुए तल से हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा, अवतल दर्पण कहा जाता है, फिगर कैसे बनाएंगे, ये कुछ इस तरह से हमारा क्या हो गया, दर्पण हो गया, ये पॉलिश कर दिया मैंने उभरे हुए तल पर, तो परावर्तन कहाँ से हो जाएगा, दबे हुए तल से हो जाएगा। इसको नाम दे देते बेटा M1, इसको नाम दे दिया M2। ऐसे प्रकाश किरण आई, यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ऐसे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो नाम लिख लेते हैं, ये हमारा कौन सा किरण, आपतित किरण, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा। और एक मिनट बच्चा, ये जो इंक है इतना निकल रहा है, मार्कर के अंदर इंक ज़्यादा पड़ गया है, दाना पानी ज़्यादा मिल गया है मार्कर को, ठीक है बच्चे। 1 मिनट बेटा। चलो अब देखते हैं पहले हम, ये कौन सा किरण, परावर्तित किरण, ठीक है बच्चा, कौन सा किरण, परावर्तित किरण। ये क्या कहलाएगा, हमारा अभिलंब कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। ये हमारा एंगल ऑफ आई कहलाएगा, ये एंगल ऑफ आर कहलाएगा, ठीक है। तो फटाफट इसका फिगर आपने छाप लेना है, और अगले वाले वीडियो में हमने ये देखेंगे बेटा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो पहले हम अवतल दर्पण के लिए पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं, फिर उत्तल दर्पण के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक एक करके हम प्रतिबिंब बनाएंगे कि 6 स्थिति भाई अवतल दर्पण में होता है, 2 स्थिति उत्तल में होता है। तो एक एक करके पढ़ेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा भी, और आएगा एग्जाम में तो 3 नंबर आपको दिलाएगा आरे खींचने वाला, ठीक है। तो बस आप चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक करें बेटा, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो बेटा किसी भी सब्जेक्ट का, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।